पत्थर फेंकने से पहले तो टीयर गैस का ऑप्शन आपके पास है। आईपीएस लेवल का अधिकारी जिसकी वो पत्थर मारते हुए दिखाई दे। इंडिपेंडेंस डे के समय पे इस तरीके की घटना होना, तो ये सरकार के ऊपर भी मैं समझता हूं कि सवालिया निशान है। AK-47 बाकायदा लेके और प्रदर्शनकारियों की तरफ भागता है सिविल ड्रेस में लोग, कि वो लोग लठ मार रहे हैं, उनको किसने अधिकार दे दिया कि वो। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। हिसार के सूर्यनगर के जीवन कुंडू हत्याकांड मामले में काफी मोड़ इस मामले में सामने है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के विरोध का किसानों ने ऐलान किया था। इसमें किसान, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और बहुत सारे इसमें संगठन शामिल थे और टकराव हुआ। टकराव के बाद दोनों तरफ से चोटें आई। किसानों का दावा है कि उनको भी सैकड़ों किसानों को चोटें आई और हांसी के जो एसपी विनोद कुमार, उनका कहना है उन एसपी समेत 5-6 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। और इस पूरे मामले में हांसी पुलिस की तरफ से जो प्रोटेस्टर्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे, न्याय की मांग को लेकर पिछले 14 दिन से जीवन कुंडू का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहां विरोध करने पहुंचे थे। लेकिन आज जो टकराव हुआ, टकराव के बाद हांसी पुलिस ने कई आइडेंटिफाइड, यानी कि कई चेहरे उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किए हैं और इसके अलावा करीब 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और मामला ऐसी काफी धाराओं के तहत दर्ज किया, काफी संगीन धाराएं भी हैं। और बातचीत करेंगे हमारे साथ हिसार के जो सीनियर एडवोकेट हैं विक्रम मित्तल जी। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार के सेक्शन इस मामले में लगाए गए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सामाजिक पहलू आया, इस पूरे मामले में एक तरह से आज टकराव का पहलू, बहुत सारे पहलू आए, लेकिन लीगल पहलू इस मामले में अभी तक नहीं आया है कि क्योंकि लीगल अब इसमें FIR दर्ज हुई है। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मित्तल साहब, बहुत सारे एसपी ने बताया सेक्शन लगे हैं, इसमें 10-12 सेक्शन लगाए हैं। तो क्या लगता है आपको, कौन कौन से ऐसे गंभीर सेक्शन है और टोटल ये जो सेक्शन है ये कानूनी रूप से क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? नमस्कार जी। देखो, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो FIR का जो वर्जन चल रहा है उसके हिसाब से जो मैं बता सकता हूं कि पुलिस ने जो सेक्शन लगाए हैं वो मेनली 189 लगाई है, 190 का 2 लगाया है, 191, 109 1 लगाया है, 191 3 लगाया है, 152 है, 121 है, 223 है, 132 है, 221 है, 351 है। ये धाराएं BNS की लगाई गई है। और इसके अलावा सेक्शन 2 और सेक्शन 3 लगाया गया है, जो राष्ट्रीय सम्मान का जो अपमान है उसके रिगार्डिंग लगाया है, और एक सरकारी संपत्ति के रिगार्डिंग सेक्शन 3 लगाया गया है। ये जो धाराएं हैं ये मुख्यतः जो है अनलॉफुल असेंबली की, कोई भी जो है ना 5 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते, उसको रिगार्डिंग है। और मुख्य जो धाराएं हैं इसमें वो, इसका मतलब ये है कि रास्ता रोकने की धारा लगाई गई है। इसके अलावा सरकारी काम में बाधा की धारा लगाई गई है, सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाने की धारा लगाई गई है, एक हत्या के प्रयास 307 जिसको बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर की एक धारा लगाई गई है, जो कि सबसे खतरनाक धारा लगाई गई है, जो आज के समय में 109 की धारा जो है। इसके अलावा जो है एक और नया सेक्शन जो BNS में पिछले दिनों इन्होंने ऐड किया, वो 152 सेक्शन है। वो सेक्शन ये कहता है कि जब आप देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालते हैं तो वो सेक्शन लगाया जाता है, जिसमें कि आजीवन कारावास तक की सजा है। ये मुख्य सेक्शन, जान से मारने की धमकी का सेक्शन लगाया गया है। ये धाराएं लगाई गई है। अच्छा मित्तल साहब, इसमें जो सेक्शन लगाया 152 बहुत गंभीर सेक्शन है, यानी कि देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी और यूनिटी को अगर खतरा होता है तो उसमें आजीवन कारावास। लेकिन इस पूरे मामले में ये प्रोटेस्ट करने गए थे, तो ये सेक्शन कब लगता है? यानी कि कोई ये अलग देश की मांग कर रहे हो, कोई अलगाव की बात कर रहे हो, या फिर देश की एकता से छेड़छाड़ की बात कर रहे हो? देखो, मैं जितना इस सारे प्रकरण को देख पा रहा हूँ, उसको मुझे लगता है कि कभी भी इन प्रदर्शनकारियों की देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, देश की संप्रभुता के खिलाफ कहीं कोई इन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, कोई प्रदर्शन नहीं किया है, कोई इन्होंने मांग नहीं की है, और ना ही किसी दूसरे देश के समर्थन में या कोई और ऐसी कोई मांग इन्होंने नहीं की है। इवन कोई अलग से राज्य बनाने की कोई मांग नहीं की है। ये अगर वो मांग करते तब तो ये सेक्शन जायज था। अदरवाइज तो आज ये सिंपल मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसके पास अपनी मांग रखने के लिए जा रहे थे। उसमें जाना मुझे नहीं लगता कि देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाना है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो आर्टिकल 19 जो है वो साफ साफ कहता है कि देश के हर नागरिक को वो शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, धरना देने का, प्रदर्शन करने का, हड़ताल करने का। उसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि आप कानून व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
और जहां तक मैंने जो मीडिया के या सोशल मीडिया पे आज इसको देखा है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इन लोगों का ऐसा कोई इंटेंशन या कोई ऐसी कोई तैयारी मुझे नहीं लगता कि थी कि वो इस तरीके का कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो। ये शांति प्रिय अपने तरीके से बात कर रहे थे, और उस तरीके पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना, और पुलिस का, और हैरानी की बात तो ये है कि एक आईपीएस लेवल का अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी ये थी कि वो इस तरीके के लोगों को कानून व्यवस्था मुहैया करवाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिसकी जिम्मेवारी थी, वो खुद सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोज आ रही हैं कि वो पत्थर मारते हुए दिखाई दे। नहीं, उन्होंने माना भी है। मैं अकेले सोशल मीडिया की बात नहीं, मित्तल साहब जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मौजूद थे, प्रेस वार्ता जो हुई हंसी के अंदर, उन्होंने हंसी एसपी ने एडमिट किया है, पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि पुलिस की तरफ से पत्थरबाजी हुई है, तो उन्होंने कहा कि हाँ पत्थरबाजी हुई है, तो पुलिस क्या खाली बैठेगी? तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी। और उन्होंने ये भी माना है कि जो सीआईए के इंचार्ज थे कप्तान सिंह, उनके हाथ में AK-47 थी, तो उन्होंने कहा कि तो हमारे गनमैन के भी, उनके गनमैन के भी, इस मामले में उन्होंने इनकार नहीं किया। तीसरी की बात हुई, और किसानों ने आरोप लिया। ये कहाँ तक जायज़ है कि इस तरह के प्रोटेस्ट में, इस तरह के मामलों में सीधे एक तरह से खुद पुलिस कप्तान, जिसकी ड्यूटी ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की होती है, खुद हाथों में पत्थर उठाए, जो है पथराव कर रहा है पत्थरबाजों की तरह? देखो, मेरा ये मानना है कि पुलिस के पास किसी भी प्रदर्शन को टैकल करने के लिए पुलिस के पास बहुत से हथियार हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो हथियार है वो संवाद का हथियार है, कि आपने उनके साथ एक डिस्कशन, कम्युनिकेशन, डायलॉग स्थापित करना चाहिए था कि क्या उनकी मांग है, हम सीएम से बात करवा सकते हैं, हम किसी अधिकारी से बात करवा सकते हैं, सारी बात का वो करते हैं। उसके बाद भी मान भी लिया जाए कि कोई प्रदर्शनकारी, हालांकि मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है कि जिसमें कोई प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हो, परंतु अगर मान भी लिया जाए वो कर रहे हैं, तो पुलिस के पास, पुलिस को हेलमेट दिए जाते हैं, पुलिस को बाकायदा गार्ड दिए जाते हैं, जिसमें कि कोई इस तरीके की घटना हो तो अपने आप को बचा सकें, और पूरी बॉडी को गार्ड करने के, सुरक्षा देने के लिए उनके पास गार्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, और पुलिस में और आम जनता में बेसिक अंतर है कि एक आईपीएस लेवल का अधिकारी बहुत परीक्षा के बाद बहुत एक इंटेलिजेंट पर्सन को लगाया जाता है, बहुत ट्रेनिंग उसकी होती है, और उसका मुकाबला अगर वो आम जनता के साथ ये कह के करे कि वो पत्थर मार रहे थे तो हम खाली हाथ कैसे बैठ सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उनकी, अगर उन्होंने मानना है, अगर उन्होंने कन्फेशन किया है, तो ये उनके खिलाफ भी एक मामला बनता है। और ये मैं तो समझता हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और एक न्यायिक जांच इस विषय पे होनी चाहिए कि क्या ये मामला है। और इस पूरे पे पुलिस कप्तान की जिम्मेवारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, ना कि वो किसी तरीके का वो करेगा। मैं तो ऐसा भी समझता हूं कि जैसे झारखंड की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, उसमें पुलिस कप्तान बाकायदा अनाउंसमेंट कर रहा है, ठीक है, कि माइक पे बात कर रहा है कि भाई आप ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, आप, ये हमारी मांग है, ये आपकी मांग, आप ऐसे करो। मुझे आज कहीं कोई पुलिस कप्तान की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नजर नहीं आई, कोई उन्होंने वार्निंग नहीं दी, कोई उन्होंने चेतावनी किसी भी तरीके की नहीं दी, और इस तरीके की घटना करना गलत है। और मैं तो ये भी समझता हूं कि आज के दिन देश में इस बात पे बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी बहस होनी चाहिए कि प्रदर्शन के क्या अधिकार हैं और प्रदर्शनकारियों के क्या अधिकार हैं, किस तरीके से प्रदर्शन किया जाए। क्योंकि देखिए, हमारे देश की ये जो विरासत है, हमने आज़ादी के आंदोलन में और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करके, आंदोलन करके, धरने करके, इन्हीं तरीकों से ही हमने आज़ादी प्राप्त की थी। और आज़ादी के बाद भी जो हमें सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे को दिया था, वो ये था कि हम अपनी बात बड़े आराम से कह सकते हैं, हर एक नागरिक को यह अधिकार है। उस पर जरूर बात होनी चाहिए कि क्या तरीके हो, क्या संवाद का तरीका हो। इसी देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां की प्रदर्शन करने वाले लोगों को, वहां पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि वहां सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बिल्कुल। तो इसमें मित्तल साहब एक सवाल उठता है, आज देश में हमने सबने 80वां इंडिपेंडेंस डे मनाया, फांसी की सड़कें पहले भी लाल हुई थी, आज फिर लाल हुई हैं, तो क्या पुलिस एक मिनिमम फोर्स, यानी कि कम से कम फोर्स यूज नहीं कर सकती थी? हमने बहुत सारी वीडियोज ऐसी आई, बुजुर्गों को पीटा गया है, खून से टपक रहा है, तो बहुत मिनिमम फोर्स यूज नहीं किया जा सकता था पुलिस की तरफ से? ये लीगल एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको समझें तो ये क्या कहें? मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस के पास पत्थर मारने से पहले ऐसे बहुत से वेपन थे जिनको कि यूज किया जाना चाहिए था। वाटर कैनन है, जैसे वाटर कैनन है, टीयर गैस, इवन टीयर गैस भी जो है ना, पत्थर फेंकने से पहले तो टीयर गैस का ऑप्शन आपके पास है, ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए। आपने भीड़ को मारने का एजेंडा अगर नहीं है तो उसको तितर बितर करने का एजेंडा है, तो उसके लिए बहुत से हथियार हैं। और दूसरा, दुर्भाग्य की बात यह है कि देश जब अपना वो मना रहा है, संवैधानिक इंडिपेंडेंस डे जब मना रहा है,
उस इंडिपेंडेंस डे के समय पे इस तरीके की घटना होना, और वो भी जब सूबे का मुख्यमंत्री वहां है, तो ये सरकार के ऊपर भी मैं समझता हूं कि सवालिया निशान है। और इसको सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। और मेरे संज्ञान में ये भी मामला आया है कि शायद प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी कोई शिकायत दी गई है। वो सवाल पूछूंगा आपसे, प्रदर्शनकारी से बातचीत हुई है, लेकिन सबसे पहले इस मामले में ये सवाल है कि इसमें आपने बताया बहुत गंभीर सेक्शन है, आजीवन कारावास बीएनएस के 152, इसमें एक और नया सेक्शन लगाया है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये क्या इतनी बड़ी जरूरत पड़ी कि इतने बड़े बड़े सेक्शन लगा दिए? कि हमने पीछे देखा चानोद वाले मामले में भी एसपी ने ऐसे किया, लगभग 1500 लोगों के खिलाफ, कुछ आइडेंटिफाइड भी थे, ज्ञात लोग थे, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया गया। कि छोटे ये क्या ट्रेंड सेट हो गया कि छोटे छोटे प्रोटेस्ट करते हैं उनमें सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर और देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता को खतरा, ये दो बड़े सेक्शन लगा दिए इन्होंने। क्यों, क्या ट्रेंड सेट हो रहा है ये हमारे ना? बिल्कुल, देखो, ये मैं तो कह रहा हूँ कि इस पे बहस होनी चाहिए देश में। देश के तमाम बुद्धिजीवी लोगों को बहस करनी चाहिए, देश के वकीलों को बहस करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को बहस करनी चाहिए कि क्या तरीका हो कि देश में जो आज ये जनजी का जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसमें इस तरीके की घटना। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला कि एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है कि सिविल ड्रेस में लोग, वो पुलिस वाले हैं या वो सरकार के आदमी हैं या कोई और असामाजिक तत्व हैं, कौन है आई डोंट नो, ये जांच का विषय है, कि वो लोग लठ मार रहे हैं। उनको किसने अधिकार दे दिया कि वो लठ मारेंगे पुलिस की तरफ से? और ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको हमारी देश की कोर्टों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो है ना बिल्कुल असंवैधानिक है, इलीगल है, और ये हमारे देश के अंदर कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र साहब, आज का जो घटनाक्रम है उसके बाद काफी नेताओं को जो इसमें लीड कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तारी के बाद जब इन जो प्रदर्शनकारी थे, सैकड़ों लोगों को चोट आई, इन्होंने भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के साथ साथ हरियाणा के डीजीपी को भी एक शिकायत भेजी है। बहुत उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाए हैं कि जो वीडियोस पब्लिक डोमेन पे मौजूद हैं, जो वीडियो में हिसार के एसपी क्लेम कर रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं कि इस तरह घटनाएं मान रहे हैं, उनको भी प्रूफ बना के, उनको आधार बना के भेजा। तो क्या इस तरह कोई मामला बनता है पुलिस के खिलाफ? देखिए, अगर कानून की बात करें तो कानून के हिसाब से बिल्कुल जो जिस तरीके से पुलिस का एक अधिकारी जो है वो AK-47 बाकायदा लेके और पुलिस वालों प्रदर्शनकारियों की तरफ भागता है, तो ऊपर ये बिहार में हुआ, उन्होंने गोलियां चलाई। इसी तरीके से मतलब कि अगर यहाँ भी बाई चांस किसी को, मतलब कि पुलिस में भी आदमी अगर उसको गुस्सा आ जाता है और किसी तरीके से ऐसी बात उससे हो जाती, तो कौन उसका जिम्मेवार होता है? तो ऐसी स्थिति में अगर उन प्रदर्शनकारियों ने दिया है, अगर कोई स्टेटमेंट वो देते हैं, शिकायत अगर वो उन्होंने दी है, तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर मुकदमा बनता है। और देश की पुलिस प्रशासन को, हरियाणा के और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं कोर्टों से भी अपील करूंगा, कोर्टों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये कम से कम एक अधिकारी के लेवल पे और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे साथ जो वरिष्ठ एडवोकेट है हिसार के विक्रम मित्तल, उन्होंने बताया कि कितनी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। बहुत सारे सेक्शंस हैं, लेकिन दो बड़े सेक्शन इसमें लगाए गए हैं बीएनएस के। इसमें 109/1 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, और बीएनएस 152 यानी 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा। ये इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बताया क्या क्या ये धाराएं स्टैंड करती हैं, क्यों धाराएं गलत लगाई गई हैं। और अब सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो हमारी न्याय प्रणाली है उनको भी सुओ मोटो लेना चाहिए, और एक बहस का विषय है, इसमें पूरे देश में बहस होनी चाहिए कि हमने जो आज़ादी इतने बड़े आंदोलनों से, इतने बड़े प्रोटेस्ट से पाई थी, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो प्रोटेस्ट करने के बाद क्यों प्रोटेस्टर्स पर इतना बड़ा भारी फोर्स यूज किया जाता है और इतनी बड़ी धाराएं उनके खिलाफ लगाई जाती है, बहस का विषय है। फिलहाल आप लोग पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? उन्होंने कानूनी रूप से चीजें समझाई, बताई, आंदोलन क्या रुख लेता है, क्या इसका नतीजा निकलता है, खैर ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो पुलिस ने बहुत गंभीर धाराएं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज कर ली है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस पूरे मामले पर जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।